नमस्ते। इस वक्त पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सिर्फ एक विवादित इलाका नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक पहेली बन चुका है। वहां पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लोग आटा दाल, बिजली और राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में भी पीओके को लेकर बहस तेज हो चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन दुनिया यह खबर सुने कि पीओके अब आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है, तब क्या होगा? क्या पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा? क्या यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत कहलाएगी, या फिर उसी पल भारत के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी जिनकी कीमत आने वाले दशकों तक चुकानी पड़ सकती है? क्योंकि पीओके सिर्फ पहाड़, नदियां और खूबसूरत वादियां नहीं है, इसके साथ जुड़ी है 45 लाख लोगों की आबादी, हजारों मुसलमान आतंकियों की भरमार, अरबों डॉलर के रणनीतिक हित, चीन का महत्वाकांक्षी गलियारा, पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और भारत के भविष्य की आर्थिक व सामरिक दिशा। क्या एक फैसला पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल देगा? क्या पीओके वापस लेना ही खतरनाक है या फिर कोई और गेम खेलना पड़ेगा? क्योंकि पीओके की जमीन के साथ जाहिल और भिखारी लोग भी आएंगे। एक ऐसा कचरा भी आएगा जो दुनिया के किसी कोने में चला जाए हमेशा गंदगी फैलाता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजेंगे जिसके बारे में अक्सर भावनाओं में बात होती है, लेकिन तथ्यों में बहुत कम। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो पीओके की वापसी नहीं चाहते हो। पर सवाल यह भी है कि अगर पीओके भारत में शामिल हो जाए तो भारत को वास्तव में क्या मिलेगा? क्या खोना पड़ सकता है? पाकिस्तान पर क्या असर होगा? चीन को कितना झटका लगेगा? और क्या यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा या फिर एक ऐसी चुनौती जिसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की है? पीओके का भारत में विलय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को वापस पाना नहीं है, बल्कि भारत के लिए ग्रेटर कश्मीर के सपने को पूरा करना है। रणनीतिक रूप से देखें तो पीओके मिलने का मतलब है कि भारत की सीमाएं सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ जाएगी। आज भारत को व्यापार के लिए समुद्र या ईरान के चाबार पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पीओके के बाद भारत के पास सीधा जमीनी रास्ता होगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वहां रहने वाले 45 लाख लोग दशकों से पाकिस्तान के साए और वहां की चरमपंथी शिक्षा व्यवस्था के बीच पले बढ़े हैं। इन लोगों की विचारधारा को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में ढालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अचानक 45 लाख नागरिकों की स्क्रीनिंग करना कि उनमें से कौन शांति चाहता है और कौन सीमा पार के प्रभाव में है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। शुरुआत में यह एक लायबिलिटी लग सकता है, क्योंकि घुसपैठ और आंतरिक अशांति का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने पीओके को पिछले 75 सालों में सिर्फ एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया है। वहां न कोई बड़ा उद्योग है, न अस्पताल और न ही अच्छी सड़कें। इन 45 लाख लोगों को मुफ्त राशन, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना भारत के खजाने पर भारी बोझ डालेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पीओके जल संसाधनों के मामले में सोने की खान है। नीलम और झेलम जैसी नदियां वहां से बहती है। पाकिस्तान की पूरी खेती और बिजली इन्हीं पर निर्भर है। अगर यह भारत के पास आती है तो भारत पूरे उत्तर भारत की बिजली और पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। साथ ही पीओके का पर्यटन स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सकता है, जो भविष्य में हजारों करोड़ों का राजस्व और लाखों नौकरियां पैदा करेगा। पीओके का भारत में विलय केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षा परियोजना सीपीसी के तहत लगभग 65 अरब डॉलर का निवेश पाकिस्तान में किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। आंकड़ों के अनुसार सीपीसी के 20% से अधिक प्रोजेक्ट इसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। यदि यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आता है तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश रातों रात जीरो हो सकता है, क्योंकि भारत पहले ही सीपीईसी को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताकर विरोध कर चुका है। आर्थिक मोर्चे पर पीओके भारत के लिए एक पावर हाउस साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में बहने वाली नदियों में 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। वर्तमान में मंगला बांध और नीलम झेलम जैसे बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान की कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 15 से 20% हिस्सा पैदा करते हैं।
भारत के पास इन संसाधनों का नियंत्रण आने का मतलब है कि न केवल कश्मीर बल्कि पूरे उत्तर भारत को सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी, जिससे भारत की जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन के जरिए कम से कम 1.5 से 2% की अतिरिक्त जीडीपी की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि 45 लाख लोगों को भारत में शामिल करने की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत अपने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर सालाना लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च करता है। पीओके की जर्जर हालत को देखते हुए वहां के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को भारतीय स्तर पर लाने के लिए भारत को शुरुआती 5 वर्षों में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। यह शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके के खनिज संसाधनों जैसे कि कीमती पत्थर, मार्बल और कोयला का दोहन इस खर्च की भरपाई मात्र 10 सालों में कर सकता है। पीओके का विलय सिर्फ एक क्षेत्रीय विस्तार नहीं बल्कि एक आर्थिक और भू राजनीतिक क्रांति होगी। जहां चीन और पाकिस्तान के लिए 50 अरब रुपए से अधिक का नुकसान होगा, वहीं भारत के लिए मध्य एशिया तक सीधे व्यापारिक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे भारत की व्यापार लागत में 30% की कमी आ सकती है। अंततः 45 लाख लोगों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी लोकतांत्रिक शक्ति से उन्हें कैसे सशक्त बनाता है। पीओके के भारत में विलय की चर्चा में अक्सर हम जमीन और संसाधनों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वहां की 45 लाख की आबादी जब भारत का हिस्सा बनेगी तो जम्मू कश्मीर का सामाजिक और जनसांख्यिकीय नक्शा कैसे बदल जाएगा? क्या यह विलय कश्मीर घाटी के वोट बैंक और वहां के धार्मिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा? आंकड़ों की बात करें तो पीओके की लगभग 99% आबादी मुस्लिम है। वर्तमान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख है, जिसमें मुस्लिम आबादी करीब 68% है और हिंदू आबादी 28% के आसपास है। यदि पीओके के 45 लाख लोग इसमें जुड़ते हैं तो मुस्लिम आबादी का प्रतिशत राज्य के कुल अनुपात में काफी बढ़ जाएगा। इससे पूरे जम्मू कश्मीर का जनसंख्या संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर राजनीति पर पड़ेगा। पीओके के विलय के बाद परिसमन दोबारा करना होगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी गई है। इन 24 सीटों पर जब चुनाव होंगे और वहां के 45 लाख लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे तो जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी किसके पास होगी? यह एक बड़ा सवाल बन जाएगा। यह स्थिति घाटी की क्षेत्रीय पार्टियों और जम्मू की राजनीतिक विचारधारा के बीच एक नया शक्ति संघर्ष पैदा कर सकती है। जनसंख्या का संतुलन सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि विचारधारा का भी है। पीओके में पिछले 75 सालों से एक विशेष प्रकार की शिक्षा और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया गया है। जाइलों की इस बड़ी आबादी को भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के ढांचे में एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती होगी। यदि इस आबादी का झुकाव कट्टरपंथ की ओर रहा तो यह कश्मीर घाटी में शांति बहाली की कोशिशों को प्रभावित कर सकता है। अब तक हमने पीओके के फायदे, आर्थिक आंकड़ों और जनसंख्या की बात की है, लेकिन अब समय है सबसे कठिन सवाल का। क्या पीओके का विलय भारत के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या हम एक ऐसी समस्या को गले लगाने जा रहे हैं जो आने वाले दशकों तक भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है? पीओके का विलय अपने साथ दशकों से वहां जड़े जमाए बैठे आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लाएगा। भले ही भारतीय सेना आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दे, लेकिन वहां के समाज में छिपे स्लीपर सेल्स और कट्टरपंथी विचारधारा को रातों रात खत्म करना नामुमकिन है। 45 लाख की आबादी में से यदि एक छोटा सा हिस्सा भी सीमा पार के इशारों पर भारत के खिलाफ काम करता है तो यह देश के भीतर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिरदर्द बन सकता है। कश्मीर घाटी में मुल्लाओं की जो पत्थरबाजी और उग्रवाद देखा है उसका दायरा और बढ़ सकता है। पीओके का विलय सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर देगा। चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट इसी इलाके से गुजरता है। अगर भारत पीओके लेता है तो चीन इसे अपने ग्लोबल इंटरेस्ट पर हमला मानेगा। ऐसे में भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह न केवल हमारी सेना पर दबाव डालेगा बल्कि हमारे रक्षा बजट को भी इतना बढ़ा देगा कि देश के अन्य विकास कार्यों के लिए फंड की कमी हो सकती है। जैसे ही भारत पीओके को अपने नियंत्रण में लेगा, वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन की नजरें वहां के मानवाधिकार पर टिक जाएंगी।
पाकिस्तान वहां के लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का सहारा लेगा। अगर वहां शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं तो भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिससे देश के व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। पीओके का विकास करने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत होगी। भारत अभी अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की ओर ले जा रहा है। ऐसे समय में पीओके का एक ऐसा आर्थिक बोझ उठाना जिसमें रिटर्न मिलने में शायद 20 साल लग जाएं, हमारी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीओके का विलय एक खतरा है, लेकिन भारत का कूटनीतिक इतिहास रहा है कि वह चुनौतियों को अवसरों में बदलता आया है। पीओके को लेना केवल सैन्य शक्ति की बात नहीं है, बल्कि उस खतरे को मैनेज करने की क्षमता की बात है जो इसके साथ आएगा। अगर पीओके भारत के पास चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खोना नहीं होगा, यह पाकिस्तान के अस्तित्व, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सेना के अजय होने के भ्रम पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। पाकिस्तान के लिए सीपीईसी एक लाइफलाइन की तरह है। चीन ने इसमें अरबों डॉलर लगाए हैं। सीपीईसी का एकमात्र प्रवेश द्वार गिरिट बाल्टिस्तान है। यदि यह भारत के पास जाता है तो चीन का सारा निवेश बेकार हो जाएगा। पाकिस्तान के पास चीन को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और चीन का समर्थन भी पाकिस्तान के लिए कमजोर पड़ सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक डेट ट्रैप साबित होगा। पाकिस्तान की सेना वहां की राजनीति और संसाधनों पर अपना नियंत्रण इस आधार पर रखती है कि भारत से खतरा है। यह क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो वह पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी विफलता होगी। इससे पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि वहां की जनता पहले से महंगाई और सेना के हस्तक्षेप से तंग है। दो राष्ट्र सिद्धांत जिस पर पाकिस्तान बना था वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। पीओके का यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और खनिजों से भरपूर है। पाकिस्तान इसे अपने भविष्य के पर्यटन हब के रूप में देखता है। इसके जाने से पाकिस्तान के राजस्व के बड़े स्रोत खत्म हो जाएंगे और वह अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के जाल में और गहरा धंसता चला जाएगा। साफ शब्दों में कहे तो पीओके का जाना पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट होगा। यह पाकिस्तान को एक छोटे, शक्तिहीन और आर्थिक रूप से कंगाल देश में बदल सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।